हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी 10 मिनट वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें आज हमारी 12वीं क्लास और इसके अंतर्गत आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है सहायक संधि, जो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाई गई थी। ये सहायक संधि है क्या, सहायक संधि की क्या शर्तें होती थी, किसने सहायक संधि सबसे पहले की, या कौन कौन लोगों ने सहायक संधि स्वीकार की थी, सहायक संधि से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ, ये सभी चीजें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अब ये सहायक संधि हो क्यों रही है, उससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि सहायक संधि लाने के पीछे अंग्रेजों का क्या कारण था। अब देखिए, आपको पता है बक्सर का युद्ध हुआ 1764 के आसपास, और बक्सर के युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल हमारे यहां व्यापार करने आई थी, अब उसका साम्राज्य बंगाल, उड़ीसा और बिहार तक फैल गया। यानी जो केवल व्यापार करने के लिए कंपनी यहां पर आई थी, अब वो अपने साम्राज्य को स्थापित करने लग गई। बंगाल, उड़ीसा और यहां तक बिहार तक ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो गया, यानी अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया। अब वो पूरे क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गए। अब अंग्रेजों को पूरे भारत में अब इस साम्राज्य को फैलाना था। तो इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि अंग्रेज केवल अकेले ऐसे यूरोपीय नहीं थे जो यहां पर आकर व्यापार कर रहे थे। कई और भी यूरोपीय कंपनियां थी, फ्रांसीसी थे, डच थे, सब यहां पर, पुर्तगाली थे, सब आकर यहां पे व्यापार कर रहे थे। तो अगर अंग्रेज अब इन क्षेत्रों को भी, भारत के अन्य क्षेत्रों को भी अधिकार करने जाता, तो ये जो फ्रांसीसी, जो अन्य यूरोपीय कंपनियां है, वो अंग्रेजों का विरोध करती और वो आपस में अंग्रेजों से युद्ध करती। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम का निजात निकालने के लिए, अपने साम्राज्य की विस्तार करने के लिए अंग्रेजों ने एक नीति निकाली। वही नीति सहायक संधि की नीति है। और सहायक संधि के तहत अंग्रेजों ने जो भारत की देसी रियासतें हैं, उन देसी रियासतों से संधि करके जो अलग अलग यूरोपीय कंपनियां यहां पर व्यापार कर रही है, उनको धीरे धीरे करके भारत से बाहर हटा दिया। तो देसी रियासतों से संधि करके अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को भारत से बाहर करके अपने क्षेत्र को आगे साम्राज्य का विस्तार कर लिया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह बनती है कि ये देसी रियासतें अंग्रेजों से क्यों संधि कर रही थी, उनको क्या जरूरत थी। तो आपको पता है, हर देसी रियासत में उत्तराधिकारी का युद्ध होता था और कोई ना कोई देसी रियासत एक दूसरे के देसी रियासत में हमला करते रहती थी। तो अगर कोई देसी रियासत अपनी सेफ्टी चाहती थी, जिनके पास सैन्य बल कम है, अपनी सेफ्टी चाहती थी, या वो उसमें उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने आप को राजा बनाना चाहते थे, वो अंग्रेजों के पास चले जाते थे। और अंग्रेज पहले उनको फोकट में मदद कर देते थे, कुछ पैसा लेकर ऐसे मदद कर देते थे कि चलो पैसा दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी मदद कर देंगे। लेकिन अंग्रेजों की अब, क्योंकि उनका पहले काम था व्यापार करना, लेकिन अब उनका काम क्या, साम्राज्य को अपने अधीन लाना। तो इसी के लिए अब उन्होंने सहायक संधि की। जो देसी रियासत अंग्रेजों से मदद चाहती थी, अब वो सहायक संधि करके ही उनकी मदद ले सकते थे। और सहायक संधि में क्या बात बोला गया, यह बात बोला गया भाई कि एक अंग्रेजी सेना आपके यहां रियासत में स्थापित कर दी जाएगी, और वो अंग्रेजी सेना अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेगी। यहां तक जो रियासत की सेना रहेगी वो भी अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेगी, और पूरी सेना का खर्च भी रियासत के राजा देंगे। और जो सेना का खर्चा चलाने के लिए अपनी जमीन का, अपनी रियासत का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देंगे। जो बड़ी रियासत है वो अपनी जमीन, कुछ जमीन उस सेना का खर्चा चलाने के लिए अंग्रेजों को दे देगी। तो धीरे धीरे वो जमीनें किसके अंतर्गत आते गई, अंग्रेजों के अंतर्गत आते गई, और अंग्रेज अपना साम्राज्य विस्तार कर सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब वो देसी रियासत अंग्रेजों से बिना पूछे कहीं आक्रमण नहीं कर सकती थी। और अंग्रेज देसी रियासत को जहां आक्रमण करने बोलेंगे, उस देसी रियासत को वहां पे आक्रमण करना पड़ेगा, सहायक संधि की शर्त थी। तो अब जो अंग्रेज बंगाल, उड़ीसा और बिहार के क्षेत्र में बैठे, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पूरा अंग्रेजों का शासन आ गया। उत्तर क्षेत्र देख लीजिए आप, उधर बिहार, उधर से फिर बंगाल और नीचे उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूरा। तो अब भारत में अगर अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर सकते तो या तो पश्चिमी क्षेत्र से होता या तो दक्षिणी क्षेत्र से होता। तो वहां की रियासतों से अंग्रेजों ने क्या किया, संधि कर लिया। अब वो अंग्रेज पर कोई आक्रमण करने से पहले वो देसी रियासत से निपटना पड़ेगा उनको, क्योंकि नीचे से अगर ऊपर जाना है तो मध्य क्षेत्र, आपका पूरा पूर्वी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र, वहां से हो गई तो अंग्रेजों पर आक्रमण हो सकता था। अंग्रेज तो भारत के किनारे में बैठे थे, उत्तर पूर्व में।
तो कोई भी अंग्रेज पर डायरेक्ट अटैक अप नहीं कर सकता था। अब जो उनको अटैक करना पड़ता, पहले देसी रियासतों को हराओ फिर अंग्रेजों तक जाओ। तो इससे अंग्रेजों की सुरक्षा बढ़ गई, अंग्रेजों की सुरक्षा बढ़ गई। अंग्रेज ने अपने आमने सामने अपने आप को बचाने के लिए एक रिंग का निर्माण कर लिया जो चारों तरफ से उसको घेर ली, क्योंकि अब अंग्रेजों पर कोई आक्रमण करता तो पहले उसको देसी रियासतों को हराना पड़ता, तब वो अंग्रेजों तक पहुंच पाते। तो अंग्रेजों पर वो डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर पाते थे, इसी के लिए ये नीति अंग्रेजों की क्या कहलाई? सुरक्षा घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस, सुरक्षा घेरे की नीति। क्योंकि अंग्रेजों पर अब कोई भी आक्रमण करेगा तो इस घेरे को पहले तोड़ के जाना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने अपने चारों तरफ क्या कर दिया? सुरक्षा घेरा स्थापित कर दिया। तो सहायक संधि से अंग्रेज अपनी सुरक्षा बढ़ा लिए और अपने साम्राज्य का आसानी से विस्तार करने लगे। तो ये सहायक संधि की शर्त क्या थी? पहली शर्त थी राज्य को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ेगा, यानी कोई भी देसी रियासत अगर अंग्रेजों से सहायक संधि करेगी तो उसको एक ब्रिटिश व्यक्ति उस रियासत में रखना पड़ेगा जिसे ब्रिटिश रेजिडेंट कहेंगे। और ब्रिटिश रेजिडेंट का क्या काम होगा? रियासत के राजा और अंग्रेजों से बातचीत करना, दोनों के मध्य सामंजस्य बैठाना, और साथ ही साथ जो सेना अंग्रेज वहां पे रखेंगे और उस रियासत की जो सेना रहेगी उन सब का नेतृत्व कौन करेगा? यही ब्रिटिश रेजिडेंट करेगा। आगे देखिए, कंपनी की अनुमति के बिना उस राज्य में किसी यूरोपीय व्यक्ति को सेवा में नहीं रखा जा सकता था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक इनको परमिशन नहीं देगी रियासत के राजा को, तब तक रियासत के राजा कोई अन्य यूरोपीय व्यक्ति को अपनी रियासत में नहीं बुलवा सकते थे, अपनी रियासत में नौकरी में नहीं रख सकते थे। यानी फ्रांसीसी, डच, ये कोई भी यहां पर आकर नौकरी नहीं कर सकता था जब तक अंग्रेज उनको बोल ना दे, उनको अधिकार ना दे दे, रियासत के राजा को परमिशन ना दे दे। अगला, कंपनी राज्य के आंतरिक मामले में दखल नहीं देगी। अब ब्रिटिशर्स ने यह बोला कि हम आपके मामलों में, रियासत के मामलों में आपसी दखल नहीं करेंगे, आपको जो निर्णय लेना होगा आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ये तो केवल नाम मात्र की बातें थी, उनको तो अपना साम्राज्य बढ़ाना था, तो दखल देते ही थे। आगे, कंपनी राज्य के हर प्रकार के शत्रु से रक्षा करेगी। जो भी देसी रियासत पर आक्रमण करने आएगा, कंपनी की सेना और उस रियासत के राजा की सेना उन शत्रु से निपटेगी। अगला पॉइंट, राज्य को अपने यहां एक सेना रखना होगा, यानी ब्रिटिश सेना उस रियासत में जाकर रहेगी। उस ब्रिटिश सेना का जो खर्चा होगा उसको कैसे करेंगे? अगर वो रियासत बड़ी है तो वो रियासत अपने क्षेत्र का कुछ हिस्सा किसको दे देगी? अंग्रेजों को दे देगी, और अंग्रेज उस क्षेत्र से जो भी आय होगी उससे अंग्रेज जो है सेना का रखरखाव करेंगे। यानी कुल मिलाकर रियासत के राजा को ही सेना का रखरखाव करना पड़ा था, क्योंकि अपनी जमीन अंग्रेजों को दे रही है, नहीं तो वो तो रियासत की आय होती ना, लेकिन अब वो अंग्रेजों की आय हो रही है। तो अंग्रेज को धीरे धीरे जमीन मिलने लगी और अंग्रेजों का साम्राज्य बढ़ने लगा। और क्या हुआ? अगर कोई राज्य छोटा है, रियासत छोटी है, तो वो अंग्रेजों को नगद रूप से सेना के लिए भुगतान करेगी। जो सेना का खर्चा है वो नगद रूप से भुगतान किया जाएगा। तो ये थे कुछ सहायक संधि की शर्तें। सहायक संधि सबसे पहले किसने की? हैदराबाद के निजाम ने 1798 में। 1798 में हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि की। लॉर्ड वेलेजली और हैदराबाद के निजाम 1798 में सबसे पहले सहायक संधि की। इसके बाद 1801 नवंबर 1801 में अवध के नवाब ने सहायक संधि की। इसके बाद दिसंबर 1801 में बाजीराव द्वितीय, जो मराठा थे, बाजीराव द्वितीय, उन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि की। यानी कुल मिलाकर सहायक संधि देसी रियासत और अंग्रेजों के मध्य होने वाली संधि थी, जिससे अंग्रेज अपना साम्राज्य को विस्तार कर पाए। ये उनका अंग्रेजों की नीति ये थी। और इन लोग अपने राजा बनने के लिए, कुछ प्रमुख पद पाने के लिए, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए सहायक संधि कर रहे थे अंग्रेजों से। तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि के पेपर में आता है। फिर उसके बाद अवध के नवाब ने, उसके बाद जो है बाजीराव द्वितीय ने, फिर मैसूर के राज्य से सबसे सहायक संधि हुई। आगे देखते हैं सहायक संधि से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ। ये सहायक संधि लाकर अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? पहला, देसी राज्य द्वारा सहायक संधि अपनाए जाने से अंग्रेजों को अतिरिक्त सेना मिल गई, क्योंकि भाई अंग्रेज जो देसी रियासत की सेना है वो भी तो अंग्रेजों की ब्रिटिश रेजिडेंट के नियंत्रण में आ गई। तो उस अंग्रेजों की सेना लगातार बढ़ती गई, और इसका खर्च अंग्रेजों को नहीं बल्कि देसी रियासत के राजा को ही देना पड़ता था। यह भी मैंने बताया, तो खर्चा भी खत्म हो गया अंग्रेजों का। आगे देखिए, सहायक सेना के खर्च के लिए विभिन्न राज्यों से जो प्रदेश को कंपनी मिले, उस कंपनी के अधिकार का विस्तार हो गया। यानी सेना के खर्च के लिए कई राज्यों ने अपना क्या दिया? जमीनें दी। तो जमीनें मिली तो अंग्रेजों का साम्राज्य भी तो बढ़ता गया। आगे, सहायक संधि से देसी राज्य कंपनी के अधीन हो गए,
और वे अब अंग्रेजों के खिलाफ किसी राज्य से समझौता नहीं कर सकते थे। यानी सहायक संधि जब उन्होंने अंग्रेजों से कर ली तो और किसी भी क्षेत्र से वो संधि नहीं कर सकते थे अंग्रेजों की परमिशन के बिना। तो अब वो संधि नहीं कर सकते थे, यानी अंग्रेजों का अब एकाधिकार स्थापित होने लगा। आगे देखिए, संधि की शर्तों के अनुसार कोई भी देशी राज्य अब फ्रांसीसी अधिकारियों और सैनिकों को अपनी सेवा में नहीं रख सकता था, और उसका फल यह हुआ कि देशी राज्यों पर फ्रांसीसी का प्रभाव खत्म हो गया, क्योंकि अब अंग्रेज बोले भाई जो आपके यहां काम कर रहे हैं उनको बाहर निकालो, आप कोई भी यूरोपी को रखोगे तो हमारी परमिशन से ही रखोगे, और जो व्यापार करने की भी आप छूट दी हुई है उनको भी खत्म करो। तो धीरे धीरे जो बाकी यूरोपीय कंपनियां थे वो भारत से जाने लगी, खत्म होने लगी। आगे, अब कंपनी भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गई और देशी राजाओं की उनकी मध्यस्थता स्वीकार करनी पड़ी। अब जो है कंपनी ने अपना एकाधिकार स्थापित किया और अपने साम्राज्य को धीरे धीरे बढ़ाते हुए पूरे भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार कर लिया। जो केवल एक कंपनी व्यापार करने आई थी बंगाल, और वो बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में अपना स्वामित्व स्थापित की, बिहार में, उड़ीसा में, अब वो धीरे धीरे सहायक संधि के माध्यम से अब वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विस्तार करने लगी। और इसके बाद लॉर्ड डलहौजी आएगा। डलहौजी क्या करेगा भाई, हड़प नीति लाएगा, और हड़प नीति के तहत ये जो उनको बच्चे गोद लेने की परमिशन नहीं होगी और वो पूरा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। तो एकदम दिमाग से सहायक संधि से पहले संधि किए, उनके शासन में हस्तक्षेप लाए, हस्तक्षेप लाकर अब उनमें ही शर्त थोप दी। क्या शर्त थोप दी कि अगर आपका कोई संतान नहीं होगी, अगर आपका कोई बेटा नहीं होगा तो आपके साम्राज्य को हम हड़प लेंगे। तो यही संधि फिर आगे चलकर हड़प नीति कहलाई, डलहौजी की हड़प नीति, और उससे अब अंग्रेजों ने अब पूरे भारत में अपना स्वामित्व स्थापित करते हुए अंग्रेज आगे बढ़ गए। तो हड़प नीति कभी अगली टॉपिक है, एक अलग अलग टॉपिक है, उसको मैं कभी अगली क्लास में कवर करूंगा। तो ये आपका, उम्मीद है आपको सहायक संधि का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। सहायक संधि किसने की, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले की, फिर अवध के नवाब ने की, उसके बाद बाजीराव द्वितीय ने की, यानी मराठों ने की। तो ये सब चीजें आपको समझ आ गई होगी। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लाया था, सब चीजें आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।